नमस्कार, आप देख रहे हैं newsmp.in। मैं हूं अदिति आपके साथ। 4 अप्रैल को इंदौर में एक परिसंवाद का आयोजन होने वाला है, जिसमें शिरकत करने इंदौर में कई बड़ी हस्तियां पहुंचने वाली हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सांसद शशि थरूर और पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद भी शामिल होंगे। इस पूरे परिसंवाद को लेकर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 बड़े अधिवक्ता मौजूद हैं। हमारे साथ हाईकोर्ट बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष अजय बागड़ी और अगला सवाल मेरा अजय जी से रहेगा। सर बताइए कि इस परिसंवाद में आपने केवल प्रोफेशनल लोगों को ही क्यों चुना है? देखिए दीदी, अगर इस देश का हम इतिहास देखें तो बल्कि दुनिया भर का अगर इतिहास देखें तो आमतौर पर आमूलचूल परिवर्तन की अगर हम बात करें किसी भी राष्ट्र के संबंध में या प्रदेश के संबंध में या एक समाज के संबंध में, तो परिवर्तन की लहर शुरुआत होती है प्रोफेशनल से। प्रोफेशनल से मेरा अर्थ कोई प्रोफेशनल विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि कोई वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बल्कि समाज का वो बुद्धिजीवी वर्ग जो समाज को पलटकर कुछ देने की क्षमता रखता हो और देता हो। हम प्रोफेशनल्स हैं और हम समाज के उस वर्ग से आते हैं जो सरकार को भले आप टैक्स के रूप में कह लीजिए, जीडीपी के रूप में कह लीजिए, अपने काम के रूप में कह लीजिए, समाज के उत्थान के रूप में कह लीजिए, लोक निर्माण के रूप में कह लीजिए, राष्ट्र के निर्माण के रूप में कह लीजिए। तो हम लोग वो लोग हैं जो समाज को कुछ हमेशा देते आए हैं। समाज से हमें लेने का मौका ईश्वर की दुआ से कभी नहीं पड़ा और देश भी हमारे प्रति यानी जितना डेडिकेशन हम समाज के और देश के प्रति रखते हैं वो प्रोफेशनल्स के मुकाबले बाकी तौर पे लोग कम रखते हैं। दूसरी बात, अगर मैं आपके सवाल पे कहूँ, बड़ा अच्छा सवाल है कि प्रोफेशनल से क्यों, तो आज जो व्यथित और पीड़ित वर्ग है समाज का वो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल वर्ग है। हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं, लेकिन हमें सरकार से जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमें गारंटी मिलना चाहिए एक राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में, वो कहीं नहीं मिलती, बल्कि सबसे ज़्यादा शोषण हमारे ही वर्ग का किया जाता है। इसलिए मैक्सिमम हमने इनको जोड़ने का प्रयास किया है। जी, ये राज्य का मुद्दा है या राष्ट्र का मुद्दा है? ये दोनों ही जगह का मुद्दा है दीदी, क्योंकि हम अगर संविधान को एक बहुत सूक्ष्म रूप से देखें तो सूक्ष्म रूप से आपको लगेगा कि संविधान का जो कनेक्शन है या संविधान का जो एक तरीके से देखने की प्रक्रिया है वो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे होती है, लेकिन ये सही नहीं है। आप देखें कि उदाहरण के तौर पर देखें कि व्यापक प्रभाव संविधान के दुरुपयोग का किस पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, तो आप पाएंगे कि प्रदेश की जनता पर, शहर की जनता पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें कि पिछले दिनों महाराष्ट्र में क्या हुआ, अब सरकार की जो एजेंसीज़ हैं, जो सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड हैं, जो सरकार के द्वारा ऑपरेटेड है या सरकार के कब्जे में है एक तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो, इन एजेंसीज़ के माध्यम से सरकारें बदली जा रही हैं। हम कर्नाटक की बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें, हम आने वाले अभी कुछ दिनों पहले हुए महाराष्ट्र की बात करें, तो ये सारी एजेंसीज़ के माध्यम से हालांकि करती तो केंद्र की सरकार है, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है प्रदेश की जनता पर और व्यापक रूप से प्रभावित भी प्रदेश की और शहर की जनता होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही, अभी 4-5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी इस विषय पर और ये कहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के देन गवर्नर कोश्यारी जी ने जो करा है ये बिल्कुल अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नर है। आपने फ्लोर टेस्ट के लिए उन पार्टी को इन्वाइट क्यों करा जिनके इंटरनल डिफरेंसेस थे? तो गवर्नर शुड नॉट टर्न इनटू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉपलिंग द गवर्नमेंट, ये शब्द थे सुप्रीम कोर्ट के। तो इस तरीके से जब आप टिप्पणियां कोर्ट से बड़ी कोर्ट में न्यायाधीश महोदयों के द्वारा की जा रही है, जो कि सबसे बड़े इस देश के और संविधान के रक्षक हैं, तो कहीं ना कहीं सत्ता दल को सोचना पड़ेगा कि हम ये जो कर रहे हैं ये कहां तक समाज को मंजूर है और इसकी जड़ें कहां तक जाती हैं। जी, आने वाले विधानसभा चुनाव में इस पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा? तौर पर विधानसभा के चुनाव में आपको असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी निवेदन करा कि आम आदमी इससे प्रभावित है, आम आदमी इससे व्यथित है। विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, मैं ये कहना नहीं चाहता था लेकिन अब सार्वजनिक मंच पर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जो एक भारतीय जनता पार्टी ने एक यात्रा निकाली, शायद उसको विकास यात्रा नाम दिया गया था मध्य प्रदेश में। विकास यात्रा का विरोध हम सब जानते हैं कि किस स्तर पर हुआ, कितने जोशीले अंदाज में हुआ और कितने व्यापक तौर पर लोगों ने करा। न सिर्फ शहरी क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में लेकर के इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि भाई आप सिर्फ घोषणावीर हैं, मात्र घोषणाओं से कुछ नहीं होगा। आम पब्लिक को मिला क्या?
आपने एक घोषणा में कह दिया कि हम इतने रुपए आपको एज फ्रीबीज, जिसको आप कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कीमतों में इतना इजाफा हो गया कि आम आदमी का जीवन जीना परेशान हो गया है। करप्शन का लेवल ये है, हम सब जानते हैं। समाज का कोई वर्ग जो है भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। आप नौकरी पेशा हो, आप बिजनेस करते हो, या आप अन्यथा खुद का कोई काम करते हो, करप्शन से कोई आप अछूते नहीं रहे। करप्शन इतनी ज्यादा रग रग में बस गया है सरकार के और उनके द्वारा दी गई छूट के कारण सरकारी अधिकारियों के, कि हर आदमी के जीवन पर बहुत अंदर तक प्रभाव डालता है। और कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें, हम कुछ से छुपी नहीं है। अभी कल परसों का मुद्दा है आदिवासियों को लेकर के, क्या मुद्दा हुआ, पुलिस ने क्या करा है। उसके पहले का मुद्दा हुआ है कि जब जो प्रिंसिपल का जो आपने देखा होगा हत्या की गई, भाई आपकी रिपोर्ट करी जाती है, आपकी पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त है। पुलिस अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है तो उसको किसी राजनीतिक दल पे सत्तारूढ़ व्यक्ति के रूप में किसी व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है। तो ये क्या कर रहे हैं आप कानून व्यवस्था को। मूल तौर पे अगर आप देखें तो 3 रूप से आदमी सबसे ज्यादा जुड़ा रहता है अगर हम देश की बात करें तो। पहली होती न्याय व्यवस्था, दूसरी उतनी महत्वपूर्ण होती शिक्षा व्यवस्था, और तीसरी चिकित्सा व्यवस्था। तो इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में 18 साल से आप सत्ता में हैं। कोई सवाल 2-4 महीने, साल 2 साल का नहीं, 18 साल, शायद 19 साल में, 1 साल शायद कभी बता रहा हूं, 19 साल से आप सत्ता में हैं। और सत्ता में 19 साल में रहने के बाद आपने इस प्रदेश में ये स्थिति ला दी आप कि हर आदमी प्रथित है, हर आदमी परेशान है। हाल फिलहाल में एक कार्यक्रम हुआ था इंसाफ के सिपाही, जो वरिष्ठ अधिवक्ता जो रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी रहे हैं, कपिल सिब्बल जी, उन्होंने इंसाफ के सिपाही नाम से कार्यक्रम किया था। क्या आपका जो कार्यक्रम है ये उससे कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी रखता है? थोड़ा सा अगर बहुत ही उसको मायोपिक व्यू जिसको कहते हैं लिया जाए कि बड़ा क्षीण, बड़ी बारीक रूप से देखा जाए तो शायद कुछ सिमिलैरिटी है, लेकिन फर्क सिर्फ जो ये है वो ये है अदिति कि हम लोग अपनी क्षमता को, हम लोग अपनी ब्रैकेट को, या हम लोग अपने काम करने वाले क्षेत्र को, कार्य क्षेत्र को एक अभिभाषक वर्ग तक सीमित नहीं कर रहे हैं। हम इसको बढ़ा करके व्यापक तौर पे सारे प्रोफेशनल्स को अंदर ला रहे हैं। कानून के सिपाही, आपने क्या नाम बताया, कपिल सिब्बल की, जो इंसाफ के सिपाही का, तो ये मोर और लेस वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है जो इंसाफ के सिपाही में मैक्सिमम लोग जो है कानून व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने आप को रजिस्टर कराएं और आम आदमी की व्यथा को डील करें। लेकिन हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल्स को जोड़ रहे हैं। यह सिर्फ प्रश्न अभिभाषकों का नहीं है। अभिभाषक तो शायद समाज का वो वर्ग है जो आज सबसे ज्यादा सशक्त वर्ग है, जो अपने भला बुरा देखने में और अपने भले बुरे से निपटने की क्षमता रखता हो, लेकिन समाज के बाकी वर्ग की अगर हम बात करें तो वो क्षमता नहीं रखता है। तो इस वजह से हमने इसको व्यापक तौर पर बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने की प्रयास किया है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। मैं आपसे उसी विषय में चर्चा कर रहा था महाराष्ट्र के। अभी आप देखें कि पिछले दिनों एक कांग्रेस दल का, अगर मैं गलती नहीं करता हूं तो, एक महाधिवेशन रायपुर में हुआ। महाधिवेशन करने वाले जो ऑर्गेनाइजर्स थे या उसको फंड करने वाले जो व्यक्ति थे, वहां ईडी रेड पड़ जाती है। और आज मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जब बात हुई, हम अपने आप से सवाल क्यों नहीं करते कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रदेश में सत्ता पर बैठी है, इस प्रदेश की जनादेश क्या था? क्या जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था 2018 में, या जनादेश कांग्रेस के पक्ष में था? इस 2018 के जनादेश जो कांग्रेस के पक्ष में था, उसकी सरकार को किस तरीके से उलट करके भारतीय जनता पार्टी आज राज कर रही है। और हम सब जानते हैं कि क्यों हुआ वो। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहता, मैं उन कारणों में भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि हम सभी कारण जानते हैं। तो इस तरीके से आप दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता का, सत्ता में आने के बाद। और ये हॉर्स ट्रेडिंग मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, हॉर्स ट्रेडिंग पूरे देश का एक माहौल बन गई है। आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव जीते ना जीते कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी को। आपके चुनाव जीतने के बाद, जनादेश आपके पक्ष में आने के बाद, आपके व्यक्ति को या तो डराया जाता है या आपके व्यक्ति को खरीद लिया जाता है। दोनों परिस्थितियों में जनादेश का सबसे ज्यादा जो है वो अनदेखा जनादेश को करा जाता है, जनादेश को ठुकरा दिया जाता है, सत्ता में कोई दूसरा राजनीतिक दल आ जाता है। ये कुल मिलाकर के बात करें पिछले ही कुछ दिनों की, तो महाराष्ट्र में भी कहीं इसी तरह का कुछ मामला सामने आया था, जब शिवसेना ने गठबंधन, इतने सालों से गठबंधन जो उनका भाजपा के साथ था, वो तोड़कर उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस का दामन थाम लिया था। तो क्या आप उस पर भी यही बात करेंगे कि ये जनादेश का उल्लंघन था? 100% अदिति, जिस भी प्रदेश में, देखिए मैं संविधान के अगर आने के पहले कुछ डिबेट्स हुई थी जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को अगर हम पढ़ें तो उन डिबेट्स में ये हॉर्स ट्रेडिंग का तो कोई प्रावधान था ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वालों के दिमाग में ये था ही नहीं कि आज़ाद देश में ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि वो लोग
जिन पर लोगों ने सबसे ज़्यादा अपना विश्वास जताया है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेथ रिपोज करा है, ये आगे या तो किसी अधिकार के या किसी अधिकारी के आगे, या तो किसी समाज या तो किसी गवर्नमेंट एजेंसी के आगे, और या फिर रुपए पैसे में ये बिक जाएंगे। और इनके द्वारा इनके ऊपर जो जनता के द्वारा जो विश्वास रखा गया है उसको बेच खाएंगे। तो उस समय ये सोचा ही नहीं गया था। महाराष्ट्र में भी यही हुआ है। भाई आप देखिए ना, सत्ता में कौन था, जनादेश किसके पक्ष में था, उस जनादेश को क्या अधिकार है आपको पलटने का? क्यों 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 मुझे बताइए आप। मैं न्यायालय से भी समक्ष प्रश्न करना चाहूंगा आपके माध्यम से कहीं ना कहीं, कि क्यों हम ये नहीं हमारे मन में सोच लेते कि हमने इस व्यक्ति विशेष को इस चुनावी सिंबल पर वोट दिया था, इसको क्या अधिकार बनता है कि दूसरी जगह जाकर के और गोदी में बैठ करके दूसरी जगह से चुनाव लड़ ले और उस चुनाव में जीत करके फिर से जनप्रतिनिधि बन करके आ जाए और सत्ता का परिवर्तन कर ले? क्यों ना उसे बाहर रखा जाए चुनाव में, अगले चुनाव होने तक, कि आपको ये पार्टी पसंद नहीं, ये दल आपको पसंद नहीं। हालांकि आप दल बदलू की श्रेणी में हो, लेकिन अपने आप को आप हृदय परिवर्तन करना चाहते हो। आप कहते हो उसको हृदय परिवर्तन हो, तो आप अगर आप करो तो हृदय परिवर्तन, हम करें तो दल बदलू। तो ये जो डिफरेंसेस दो लोगों में है ये बहुत ज्यादा है। तो कहीं भी करा जाए वो गलत है। तो क्या हम इसमें जनता की सहभागिता भी माने, क्योंकि लोग काम को वोट न देकर या तो पार्टी को वोट देते हैं या तो जात पात और रिलीजन के आधार पर वोट दिया जाता है। इंडिया में जनरली ऐसा देखा गया है कि वोट जो है वो काम के हिसाब से तो कोई देता ही नहीं है। शायद लोग इस हिसाब से देते हैं कि हमारी कास्ट का कोई प्रतिनिधि अगर खड़ा है, कोई प्रत्याशी अगर हमारी कास्ट का है तो हम उसे वोट देंगे, या कोई एक पार्टी का सिंबल है उससे वोट देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जनता का भी कहीं ना कहीं इसमें हाथ है कि वो गलत प्रत्याशी चुनकर गलत सरकार बना रही है? मैं नहीं मानता थी कि जनता का कोई दोष है इसमें कि गलत प्रत्याशी चुनती है। देखिए, जब जनता के सामने कोई आदमी चुनाव लड़ने आता है तो एक राजनीतिक, या तो इंडिपेंडेंट हो, उसके बाद आप छोड़ दीजिए, जो इंडिपेंडेंट उनकी बात छोड़ करेंगे, तो एक राजनीतिक दल का सिंबल लेकर एक राजनीतिक दल के संरक्षण में एक राजनीतिक दल की विचारधारा को लेकर के चुनाव लड़ने आता है। तो हम उस आदमी को भी देखते हैं एक वोटर के रूप में। अगर मैं कहूँ साधारण वोटर के रूप में, इस देश के आम जन के रूप में अगर मैं अपने आप को देखूँ और कहूँ, तो हम न सिर्फ उसकी विचारधारा से जुड़े हुए पार्टी को देखते हैं, पर उसका अल्टीमेटली उसका प्रेजेंटेशन, उसका व्यक्तिगत रूप भी हम देखते हैं। दोनों बातों का मिश्रण होता है ये। तो वो आदमी जो एक विचारधारा से जुड़ करके हमारे साथ में आता है और ये कहता है कि भाई मैं इस विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरी ये आइडियोलॉजी है, मेरी ये राजनीतिक प्रतिबद्धता है, मुझे आप वोट देकर के विजय बनाइए, ये मैं आपका प्रतिनिधित्व करूंगा, या तो विधानसभा में या लोकसभा में। रोज राज्यसभा की बात छोड़ दीजिए आप। तो ये जानकर के हम उसके पक्ष में वोट देते हैं। किसी दिन वो किसी भी कारण से, वो कारणों का जिक्र मैं आपसे पहले कर चुका हूं, किसी कारण से 24 घंटे में वो कहता है कि अब मैं उस विचारधारा को छोड़कर के दूसरी विचारधारा का हो गया हूं, और मैंने न सिर्फ अपनी विचारधारा बदली है, बल्कि मैंने अपने नेता भी बदल लिए हैं, मैंने अपनी सोच भी बदल ली है, मैंने अपनी धारणा भी बदल ली है। तो ये अधिकार क्यों है भैया आपको? आप क्यों आए थे हमसे वोट मांगने विचारधारा के तहत? आपको तब नहीं मालूम था कि ऐसा होगा? और साल भर में, सवा साल में, मध्य प्रदेश में कितना वक्त लगा? सवा साल, शायद मैं गलती नहीं करता, सवा साल में ऐसा क्या मूलचूल परिवर्तन आपकी विचारधारा में आ गया? ऐसी कौन से आपकी आत्मिक जागृति हुई अंदर से? ऐसा क्या विचार आपने आत्मसात कर लिए? ऐसी क्या चीज ऊपर से नाजिल हुई जो आपको सडनली समझ में आ गया हो कि ओहो, मुझसे तो कल तक ये ब्लंडर हो रहा था और मुझसे कल तक ये गलती हो रही थी, मुझे सुधारने की जरूरत है, ईश्वर मुझे माफ करो, अब मैं दूसरे दल में जाकर के बैठ जाऊंगा और वहां से चुनाव लड़ूंगा, मुझे जिता दीजिए। तो कहां तक सही है? विचार करिए। मैं यही जनता, आपके माध्यम से जनता से यही कहना चाहता हूं, कहीं अपने आप विचार तो करके देखें कि क्या ये लोग वाकई इस लायक हैं कि इनको फिर से जिता करके सत्ता में बैठाया जाए। जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है ये पार्टी की भी गलती है? जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो उस समय मुद्दा यही था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जितना मान सम्मान पार्टी में मिलना चाहिए था, उनको मंत्री पद चाहिए था, उन्हें नहीं मिला। इस वजह से उन्होंने अपना जो दल है वो चेंज किया। तो आपको नहीं लगता कि उस समय अगर कांग्रेस उन्हें उनकी सीट के आधार पर और उनके विधायकों की संख्या के आधार पर अगर उन्हें एक्सपेक्टेड मान सम्मान अगर दे देती तो शायद सरकार पलटती ही नहीं? यदि जहाँ तक मुझे उस समय का राजनीतिक परिदृश्य याद आता है, तो मुझे नहीं लगता कि सिंधिया जी ने पार्टी इसलिए छोड़ी कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, और मुझे ये नहीं लगता कि उन्होंने पार्टी इसलिए भी छोड़ी कि मुझे मान सम्मान नहीं मिला। वो एक विचारधारा में परिवर्तन के आधार पर पार्टी छोड़ करके गए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें जानता हूँ। साधारण तौर पे वो व्यक्ति ऐसे नहीं है जिनके ऊपर की कोई आसानी से टिप्पणी, आप नेगेटिव नकारात्मक टिप्पणी कर सकें, ये मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, एक व्यक्ति विशेष को अगर आप छोड़ दें, ज्योतिरादित्य जी सिंधिया भाजपा में चले गए, ये एक अलग विषय है। मैं बात उन जनप्रतिनिधियों की कर रहा हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने तो शायद विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा था, अगर मैं गलती नहीं करता हूँ तो विधानसभा के चुनाव लड़े हुए वो व्यक्ति जो अपनी विचारधारा को छोड़ करके दूसरी पार्टी में गए हैं, अगर मान लीजिए किसी कारण से, अगर 1 मिनट को आपकी बात मान ली लूँ, व्यक्ति विशेष को हटा करके मान लीजिए किसी कारण से आपको ये लगता है कि जिस मान सम्मान के आप हकदार हैं
आपके राजनीतिक दल में, वो राजनीतिक दल के सत्ता में आने के बाद आपको नहीं मिला, तो रुकिए, उसके लिए बात करिए, उसके लिए समय आएगा। आप छोड़ करके नहीं जा सकते, क्योंकि जब आप चुनाव लड़ने गए थे और लोगों से वोट मांगे थे, तो वोट मांगते वक्त आपने ये नहीं कहा था कि मुझे अगर पार्टी में सम्मान नहीं मिला तो आपके वोट देने के बावजूद, मेरे चुनाव जीतने के बावजूद मुझे मान सम्मान न मिलने की स्थिति में ये पार्टी छोड़ करके मैं दूसरी पार्टी में चले जाऊंगा। मुझे वोट देने वालों, याद रखना, मतदाताओं, ये स्मरण रहे कि मैं पार्टी कभी भी छोड़ सकता हूं। ये तो आपका वादा है कि मैं 5 साल आपकी सेवा करूंगा और उस चुनाव चिन्ह के तहत सेवा करूंगा जिस चुनाव चिन्ह के तहत मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। उस वादे का क्या हुआ? जी, आपका जो परिसंवाद का विषय है कि संविधान का संरक्षण और संविधानवाद का उत्थान, इसमें जो शब्द है संविधानवाद, जी, इससे आपका क्या तात्पर्य है? संविधानवाद से संविधानवाद से अदिति हमारा तात्पर्य यह है कि क्षेत्रीयवाद, जातिवाद, प्रदेशवाद, ऐसे बहुत सारी आपने शब्द सुने होंगे। संविधानवाद हमने शब्द इसलिए सुना है कि दुर्भाग्य से पिछले 7 से 8 वर्षों में संविधान का महत्व हमारे जीवन में क्षीण नहीं खत्म हो चुका है, क्योंकि हम संविधान से न चलना चाहते हैं और न ही संविधान से चलने वालों को हमने सत्ता में ला करके बिठाया है। हमने ऐसे लोगों को सत्ता में ला करके बिठाया है, हम राष्ट्र की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, ऐसे लोगों को हमने गलती से बिठा दिया है जिनका संविधान से कोई सरोकार नहीं है। तो संविधानवाद जो है, ये शब्द अपना महत्व और अपना अर्थ खो चुका है। संविधानवाद से अब आपके सवाल पर जवाब पे आता हूँ। संविधानवाद से मेरा अर्थ ये है कि संविधान के अनुरूप सत्ता चलाने का तरीका या संविधान के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, जिसको अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी कहते हैं, एन अनफ्लिंचिंग, अनडेटर्ड, अनरफल्ड लॉयल्टी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। संविधान सर्वोपरि है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। संविधान का हनन जिस प्रकार से, बल्कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं शब्द का प्रयोग करूंगा, संविधान का चीरहरण जिस तरीके से इस सत्ताधर पार्टी ने करा है, उतना तो अभूतपूर्व है, आजाद हिंदुस्तान में कभी किसी ने नहीं करा और शायद आपके और मेरे जीवन में इनके जाने के बाद फिर होगा भी नहीं। तो इस वजह से संविधानवाद का उत्थान जिसकी हम बात करें, बहुत जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में। इस परिसंवाद से आप किन लोगों को मुख्य तौर पर इसमें जोड़ना चाहते हैं? प्रोफेशनल्स, आम आदमी जो समाज से जुड़े लोग हैं, समाज सेवी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, आपके वो लोग सीनियर सिटीजन्स, समाज का हर वो वर्ग जो इस देश का भला देखना चाहता है, जो इस भारत को उन ऊंचाइयों पे देखना चाहता है जिन ऊंचाइयों के लिए हमने 1947 में हमारे देश को हमारे फोरफादर्स ने आज़ाद कराया था। हर उस विचारधारा के व्यक्ति को जो भारत को स्ट्रेटेजिकली खत्म होते हुए आज देख रहा है। एक कंसर्टेड एफर्ट जो सत्ताधीश पार्टी ने जो करा है भारत को खत्म करने का, भारत के मूल सिद्धांतों को खत्म करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप याद करें तो सबसे पहले लाइन है वी द पीपल, उसके बाद सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये कॉन्स्टिट्यूशन की तीसरी या चौथी पंक्ति में लिखा है। आप अपने मन को टटोल करके देखिए अदिति, और मैं आपके माध्यम से देखने वाले लोगों से कहूँ कि क्या हम सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रह गए हैं? कतई नहीं रह गए। लेकिन हम ये सोचना ही नहीं चाहते, हम इतने ज़्यादा बह जाते हैं, हम हमारे मस्तिष्क पर, हमारे विचारों पर इतने खराब विचारों का, गलत विचारों का, गलत आइडियाज़ का कुठाराघात किया जाता है कि हम सही दिशा क्या है ये भी भूल चुके हैं और ये याद करने को भी तैयार नहीं कि हमें सही दिशा में इस देश को ले जाना होगा, तभी हमारा उत्थान होगा। जी, जैसे कि आपने बताया कि संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, संविधान का इतना महत्व क्यों है हमारे देश में? देखिए, राष्ट्र किससे चलता है? बहुत सीधी सी बात है, राष्ट्र मुझसे नहीं चलता, आपसे नहीं चलता, नेताओं से नहीं चलता, राजनीतिक दलों से नहीं चलता, राष्ट्र चलता है संविधान से। और संविधान से ऊपर एक ही चीज़ है, राष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से पितृ पुरुष कह जाने वाले अटल जी के बारे का मुझे आप एक वाक्य याद करें, अटल सत्य है, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र सर्वोपरि तब है जब वो संविधान के हिसाब से चले। तो संविधान का महत्व अगर आप खोद, ये तो इसमें की बात है कि मैंने एक इंसान बना दिया और उसका दिल निकाल लिया साथ, तो रोबोट है, फिर फर्क क्या रहेगा इंसान और रोबोट में? बाकी काम तो वो भी कर लेगा, खाना भी वो बना लेगा। अभी तो रोबोट के रूप में आपने देखा होगा, दुबई में उन्होंने दुबई फेस्टिवल में लॉन्च कर दिया, एक कुत्ते को रोबोट के रूप में ले आए। तो इंसान को इंसान बनाता है उसका दिल, वरना एक स्टार ट्रेक का सीरियल आता था, मिस्टर स्पॉक, उसमें हुआ करते थे बिना दिल के व्यक्ति। तो राष्ट्र का अगर कोई दिल होता है तो संविधान होता है। राष्ट्र की अगर कोई वेन ऑफ ब्लड है वो संविधान है। राष्ट्र की अगर जान है जो उसमें धड़कती है तो वो संविधान है। तो संविधान के बिना तो राष्ट्र ही नहीं है। इस तरह के परिसंवाद कई समय से चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन ये जो परिसंवाद आप
करने वाले हैं, इसका आगे की क्या योजना है, कहाँ जाकर इसका मुकाम क्या है? बहुत अच्छा सवाल है अदिति कि आपका कहने का तात्पर्य कि क्या ये वन ऑफ दोज स्ट्रे केसेस है जहां एक परिसंवाद हम करके भूल जाएंगे। तो मैं आपको विश्वास दिला दूं कि नहीं, ये शुरुआत है। ये तो सिर्फ आगाज़ है, इसका अंजाम तो बहुत आगे तक जाएगा। ये इंदौर से शुरुआत है, क्योंकि मैं इंदौर का रहने वाला हूँ और मेरे साथी जो इस कार्यक्रम का आयोजित कर रहे हैं वो सब इंदौर के रहने वाले हैं। इसको हम प्रादेशिक स्तर पर पहले करेंगे, भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में, फिर इसको टियर 2 सिटीज़ में ले जाएंगे। देवास है, उज्जैन है, रीवा है, सतना है, सागर है, इन सब से। और उसके बाद इसको हम राष्ट्रीय स्तर पर चेतना जागृत करने के रूप में कहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर अपने अपने लोग जो हमारी विचारधारा से हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, जिनको राष्ट्र की और देश की चिंता है, देश के भविष्य की अगर आपको चिंता है, तो इस कार्यक्रम को हम पूरे राष्ट्र में करेंगे। और इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं, चुनाव हो जाए अपनी जगह, लेकिन ये चेतना जागृत करने की प्रक्रिया आगे चलती रहेगी सतत रूप से, निरंतर रूप से। जैसे कि आपने कहा कि सभी बुद्धिजीवी इस परिसंवाद में शामिल होने वाले हैं, लेकिन आपका मेन टारगेट जो है वो आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने का है। तो उस आम जनता तक आपकी बात कैसे पहुंचेगी? जो नहीं है, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं है, बुद्धिजीवी नहीं है, उन तक आपकी बात कैसे पहुंचेगी? आपके माध्यम से पहुंचेगी। इससे अच्छा माध्यम और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप लोग मुझ जैसे लोगों की आवाज़ जनता तक पहुंचाएंगे, ये तो आपका कर्तव्य है। देश में जब आपातकाल जैसी स्थिति निर्मित हो, जब अघोषित आपातकाल हो, तो जिम्मेदारी मुझ जैसे बुद्धिजीवियों की और आप जैसे प्रोफेशनल्स की और बुद्धिजीवियों की ज़्यादा बढ़ जाती है कि जनता की आवाज़ बन करके और हमारी आवाज़ उन तक पर पहुँचाएं और उनमें चेतना जागृत करके उनको उठाएं। शरद जोशी जी की बहुत पुरानी रचना में एक लाइन आती है, उसमें कोई एक संवाद होता है किसी के बीच में, तो वो कहते हैं कि आप सो रहे हैं, बोले चिंता मत करिए, सारा देश सो रहा है, आप भी सो जाइए। तो आज की स्थिति वो है। इस देश को जागृत करने की जिम्मेदारी जितनी मेरी है उतनी आप जैसे लोगों की भी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जनता से अगर आप कुछ कहना चाहें इस परिसंवाद को लेकर। देखिए, मेरी आवाज़ अगर इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंची हो और अगर आपको इन विचारों से इत्तेफाक रखते हो, तो मैं किसी राजनीतिक दल का यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करने नहीं आया हूँ, नहीं आपसे वोट की विनती करने आया हूँ। लेकिन जो बातें हमारे बीच में अदिति से और हमारे बीच में हुई, इन बातों में विचार ज़रूर करिए और इस बात को मन में सोच करके रखिए कि जिस दल को हम पार्टी दें, जिस व्यक्ति को कम से कम हम अपना वोट दें, जिस व्यक्ति के फेवर में हम जनादेश दें, वो जनादेश पर टिका रहे। ईश्वर हम सबकी रक्षा करे। धन्यवाद।